नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तरकाशी बस हादसे में 26 यात्रियों की मौत हो चुकी है अब तक, जब अचानक से कल ये बड़ा हादसा हुआ और 4 घायल बताए जा रहे हैं जिनका इलाज जारी है। हादसे की सूचना मिलते ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर रात देहरादून पहुंचे। उन्होंने अस्पताल पहुंचकर घायलों का हाल जाना। नौगांव और बड़कोट में शवों के पोस्टमार्टम के बाद देहरादून उन्हें भेज दिया गया है। शवों को मध्य प्रदेश पहुंचाने के लिए एयरफोर्स के विमान मंगाए गए हैं। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 1-1 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। घायलों को 50-50 हजार रुपए की मदद मिलेगी। इसके साथ ही उत्तरकाशी हादसे की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी हो गए हैं। सीएम धामी ने कहा है कि चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए उत्तराखंड सरकार पूरा प्रयास कर रही है। पंजीकरण के बिना किसी भी तीर्थयात्री को यात्रा पर जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा है कि दुर्घटना में घायल हुए लोगों का इलाज जारी है। हमने पोस्टमार्टम कर पार्थिव शरीरों को देहरादून रवाना कर दिया है। पार्थिव शरीर को ले जाने के लिए एयरफोर्स के विमान मांगे गए हैं। एयरफोर्स के विमान इन पार्थिव शरीर को खजुराहो लेकर पहुंचेंगे, जहां से ये पार्थिव शरीर वाहनों के माध्यम से अलग अलग गांव जाएंगे। और हमारे साथ परिवहन मंत्री चंदन राम दास जी जुड़ चुके हैं। चंदन राम दास जी, जो ये भीषण हादसा हुआ है, अब तक 26 लोगों की मौत हो चुकी है और शवों को ले जाए भी जा रहा है। जी जी। फिलहाल इस हादसे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये यमुनोत्री मोटर मार्ग के पास, टामटा के पास कल रात जो भीषण दुर्घटना हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हुई है। इस दुर्घटना में लगभग 26 यात्रियों की मौत हुई है और 4 लोग घायल भी हैं। आज सुबह ही माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, अपने उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी और मैं स्वयं घटना स्थल पर हम लोग गए थे। मैं कह रहा हूं कि सारी पुलिस फोर्स ने, अपने जितने भी एजेंसीज थे, अपने कार्यकर्ताओं ने, अपने अधिकारियों ने बॉडी को रात में 1 बजे से पहले रेस्क्यू कर दिया था और हमने ये व्यवस्था कर दी थी कि उनका पोस्टमार्टम उत्तरकाशी न करके स्पॉट पे कर दें। और आज उनकी रात ही बॉडी का हमने पीएम करा के उनकी सारी बॉडियां मध्य प्रदेश के लिए जा रही है। अपनी ओर से जो हो सकता है वो की जा सकती है, मगर आवश्यकता इस बात की है कि आने वाले समय में ऐसी दुर्घटनाओं को कैसे रोका जा सके, क्योंकि चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा में क्राउड भी बहुत है और जो मैंने देखा स्पॉट पर, जो मुख्य जो दुर्घटना हुई है, दुर्घटना स्थल पर रोड का चौड़ीकरण नहीं था और जो डिवाइडर लगे रहते हैं वो भी नहीं थे। और जो मुझे बताया है कि वो नींद और झोंक के कारण ये दुर्घटना हुई, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रही है। मैं मृतक आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूँ और उनके परिजनों को इस दुख की घड़ी में भगवान बरकत दे, ऐसी दुख की घड़ी को सहन करने की। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस दुर्घटना की मजिस्ट्रेटी जांच और उच्च स्तरीय जांच कराने के आदेश दे दिए। बिल्कुल, लेकिन आपसे एक ये भी अपील रहेगी कि परिवहन विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है आपके पास और हर जिले की सड़कों पर हादसों की तस्वीर, हादसों की तलवार लटकी रहती है। इन्हें रोकने के लिए क्या कोई खास इंतजाम, कोई कड़े कदम अब आगे चलकर के उठाए जाएंगे? क्योंकि आए दिन खाई से कार, कभी बस पलटने की खबरें सामने आती हैं, जाने कितनों की मौत हो जाती है। जी जी। अभी हमने 24 तारीख को सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक की थी। मैंने उसमें ये आदेश दिए थे कि जो ब्लैक स्पॉट हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं, उनको चिन्हीकरण करें, वहां सीसी कैमरे की व्यवस्था हो और वहां रोड का चौड़ीकरण हो। जो मेरे संज्ञान में आए, स्थानीय विधायक दुर्गेश जी भी मेरे साथ थे वहां। जो मेरे सामने संज्ञान आया वो रोड एनएच की है और एनएच को चौड़ी करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजना है। मैंने एनएच के
तो चीफ इंजीनियर है उनको तत्काल ही निर्देशित किया है कि 1 महीने के अंदर इस रोड के चौड़ीकरण और सुधारीकरण का प्रस्ताव हमें दें। मैं माननीय गडकरी जी के वहां विधायक जी के साथ जाऊंगा ताकि इस रोड को हम चौड़ा कर सकें और आने वाले समय में जो हमारी 4 धाम यात्रा चलेगी वो अच्छे ढंग से चले, दुर्घटना मुक्त चले, ऐसा प्रयास आने वाले समय के लिए करेंगे और इस दुर्घटना से सीख भी लेंगे। बिल्कुल। देखिए सर, सड़क सुरक्षा के तमाम दावे किए जाते हैं। हर साल की स्थिति यही देखी जाती है कि 5 साल में 7,000 दुर्घटनाएं अब तक हो चुकी हैं, 4,511 मौतें हो चुकी हैं और इससे ज्यादा भी आंकड़ा बढ़ता ही चला जा रहा है। वजह क्या होती है? तेज रफ्तार, ओवरलोडिंग, जैसा कि आपने भी बताया कि सड़क का चौड़ीकरण न होना और डिवाइडर न होना। तो इन हादसों पर अब समय रहते जितनी जल्दी हो सके लगाम लग जाए, ये भी बेहतर होगा उत्तराखंड की जनता के लिए भी और पर्यटकों के लिए भी, क्योंकि इस डर से भी पर्यटक नहीं आते क्योंकि वहां पर कभी भी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। सर बिल्कुल, इसके लिए जो है तत्काल मैंने कल ही परिवहन की बैठक बुलाई है और मैं सभी सेक्टर को, चाहे वो पुलिस सेक्टर हो, एनएच हो, बीआरओ हो, जितने भी हमारे ये कार्यदायी संस्थाएं हैं, सबको निर्देशित करूंगा कि अपने अपने स्थान पर जो जो आपके रोड हैं उनके नालियों की व्यवस्था, डिवाइडरों की व्यवस्था, चौड़ीकरण की व्यवस्था तत्काल करें। जो भी अगर उसमें धनराशि की आवश्यकता होगी हम लोग देंगे, मगर इस परिस्थिति को सुधारने की आवश्यकता है जिसको हम एक क्या कहते हैं, बिल्कुल संवेदनशील ढंग से इसको हम ले रहे हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं सर कि आप जिस तरह की आप बात कह रहे हैं, एफएम न्यूज के साथ आपने बातचीत की और कहा है कि स्थिति को बेहद संवेदनशीलता के साथ लिया जाएगा और कदम उठाया जाएगा, और आपने मीटिंग करने की भी बात कही है क्योंकि साल में ऐसा कोई भी महीना नहीं जाता है सर कि हादसे ना हो, और उम्मीद आपसे हम करते हैं कि आप बेहतर ढंग से, उचित ढंग से इस कदम की ओर आगे बढ़ें। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद। तो जाने कितनी घटनाएं हो जाती हैं आए दिन। ऐसा कोई भी दिन नहीं जाता है जब हादसों की तस्वीर उत्तराखंड से सामने ना आए। वजह बड़ी रहती है ओवरलोडिंग, वाहन की फिटनेस ना होना, तेज रफ्तार वाहन, और साथ ही साथ जैसा कि अभी हमारे साथ परिवहन मंत्री चंदन रामदास जी जुड़े, उन्होंने भी बड़ी वजह बताई कि डिवाइडर नहीं होते जबकि डिवाइडर होना चाहिए, और सड़कों का चौड़ीकरण भी एक बड़ी समस्या है जिस पर ध्यान दिया जाएगा। साथ ही परिवहन मंत्री चंदन रामदास ने एफएम न्यूज के साथ जब बातचीत की, उन्होंने ये भी इतला कराया है कि हम मीटिंग करेंगे और मीटिंग में बड़ी कार्रवाई की जाएगी, इसके बारे में सोचा जाएगा, अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे ताकि समय रहते कोई ठोस उचित कदम उठाया जाए। क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से ये भीषण हादसा हुआ है, बस पलट जाने से अब तक 26 लोगों की मौत की खबर सामने आई है, कई घायल हो चुके हैं। और उत्तराखंड बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन आज यानी कि 6 जून सोमवार को शाम 4 बजे अपना रिजल्ट जारी करने जा रहा है। आधिकारिक नोटिस के अनुसार छात्र जो भी इस परीक्षा के लिए उपस्थित हुए हैं, यूबीएसई की आधिकारिक वेबसाइट ubse.uk.gov.in और uareresult.nic.in पर जाकर अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक पर क्लिक भी कर सकते हैं। यूबीएसई 10th 12th एग्जाम 2022 का रिजल्ट देख सकते हैं। उत्तराखंड बोर्ड ने कक्षा 10वीं 12वीं की परीक्षा 28 मार्च 2022 में 19 अप्रैल 2022 तक आयोजित कराई थी।
संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, आज 10वीं 12वीं का रिजल्ट घोषित किया जाना है। फिलहाल छात्रों की दिलों की धड़कनें बढ़ी हुई होंगी अजय। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इस समय छात्र इस बात को लेकर के चिंतित होंगे कि जिस तरह से उन्होंने परीक्षा दी है, क्या वैसा रिजल्ट देखने को मिलेगा और रिजल्ट का प्रतिशत क्या रहेगा, क्योंकि 2 साल बाद यहाँ पर परीक्षाएं हुई थी। कोरोना काल के दौरान बहुत सारे छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही पास कर दिया गया था और उस समय लगभग 100% रिजल्ट घोषित किए गए थे। अब देखने वाली बात होगी कि आज हाई स्कूल और इंटर दोनों ही कक्षाओं के रिजल्ट घोषित किए जाएंगे। शाम 4 बजे का समय तय किया गया है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ये पोर्टल पर रिजल्ट जारी करेंगे और उसके बाद से ये देखने वाली बात होगी कि जो बच्चों ने जिस तरह से मेहनत की है, क्या उनका उसी तरह से निष्कर्ष निकल करके सामने आ रहा है, उसी तरह से रिजल्ट निकल करके सामने आ रहा है। और सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात यह कि सिर्फ बच्चों के ही दिलों की धड़कन नहीं बढ़ी होगी, बल्कि उनके अभिभावकों की, उनके शुभचिंतकों की, उनके चाहने वालों की, उनके आसपास के लोगों की भी धड़कनें बढ़ी होगी, क्योंकि सभी लोग चाहते हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो अच्छा रिजल्ट लेकर के आए और आने वाले समय में जो सपना उन्होंने देखा है वो सपने को कैसे साकार करेंगे। और 10वीं की जो पढ़ाई है, 10वीं का जो बोर्ड है, वो एक तरह से कहें कि एक सीढ़ी है आगे बढ़ने के लिए, शुरुआत है। इसी तरह से 12वीं कक्षा का भी, क्योंकि पहली बार दोनों ही क्लास के बच्चे बोर्ड का परीक्षा दे रहे हैं, क्योंकि पहले 10वीं का बोर्ड होता अगर तो उसके बाद 12वीं में पेपर देते तो उनको एक अनुभव भी रहता, लेकिन दोनों ही कक्षाओं के जो छात्र हैं वो पहली बार बोर्ड का पेपर दे रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 साल के दौरान, कोरोना काल के दौरान इनकी परीक्षाएं नहीं हो पाई थी और उनको सारे बच्चों को वैसे ही प्रमोट कर लिया गया था। तो ऐसे में दोनों ही कक्षाओं के बच्चों के लिए, छात्रों के लिए एक नया अनुभव है। उन्होंने बोर्ड की परीक्षाएं दी हैं और उसके बाद से अब रिजल्ट को लेकर के जाहिर है कि उनके मन में एक चिंता की लकीरें जरूर होगी और उनकी धड़कनें जो है, दिल की धड़कनें वो बड़ी होगी कि जिस तरह से उन्होंने मेहनत किया है उस तरह का रिजल्ट सामने देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा और किस तरह का रिजल्ट यहाँ पर सामने। बिल्कुल बिल्कुल, और बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे सभी ये छात्र की, जैसे ही शाम 4 बजे और वैसे ही दी हुई वेबसाइट पर लोग क्लिक करना भी शुरू कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी के लिए। खबर हरिद्वार के बहादुराबाद से है, जहां विकासखंड बहादुराबाद परिसर स्थित सभागार में जनपद कर्मचारी संघ के अधिवेशन का आयोजन किया गया। जिला जिसमें कार्यकारिणी का चुनाव भी किया गया है। कार्यक्रम में पहुंचे विशिष्ट अतिथि प्रांतीय अध्यक्ष उत्तरांचल पर्वतीय कर्मचारी शिक्षक संगठन प्रताप सिंह पवार ने जानकारी देते हुए बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर अधिकारी तक तकरीबन 2.5 लाख कर्मचारी शिक्षक संघ के बैनर तले अपने हक की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं, जिसके तहत पुरानी पेंशन बहाली के अलावा कर्मचारियों की पुरानी पेंशन के साथ वेतनमान को लेकर हक की लड़ाई लड़ते चले आ रहे हैं। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि संगठन के पूर्व अध्यक्ष केसी शर्मा को जिला अध्यक्ष चुना गया है। वहीं संगठन के पूर्व जिला महामंत्री ललित जोशी को जिला महामंत्री चुना गया। निर्विरोध चुने गए संगठन के जिला अध्यक्ष केसी शर्मा ने कहा कि आज संगठन से जुड़े कर्मचारियों के द्वारा जो विश्वास और जो भरोसा रखकर निर्विरोध गरिमामय पद पर सुना है, इस पद की गरिमा को बरकरार रखते हुए सभी साथियों के हक की लड़ाई को सदैव कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे और हमेशा उनके साथ खड़े रहेंगे। कर्मचारी शिक्षक संगठन पूरे प्रदेश के कर्मचारी शिक्षकों का एक महासंगठन है, जिसमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से लेकर के और अधिकारी तक सबका ये 2.5 लाख कर्मचारी शिक्षक इस संगठन के बैनर तले आते हैं। और उत्तराखंड राज्य आंदोलन इसी संगठन के बैनर तले लड़ा गया था। उत्तराखंड राज्य जब बना तब से जो है ये महासंघ के रूप में इसमें 10 बड़े परिसंघ हैं, जिसमें हम लोग सारे, जब बड़े आंदोलन सरकार के खिलाफ होते हैं, जैसे मुख्य मांगे थी इस समय पुरानी पेंशन बहाली वाली, उसके जो प्रदेश अध्यक्ष जीतमणि पैनुली जी हैं, प्रदेश महामंत्री भाई इंजीनियर मुकेश नौटियाल जी हैं, सब लोग इसमें मिलकर के हम लोग कार्य करते हैं। पुरानी पेंशन बहाली के अलावा हमारी मुख्य मांग एक है कि कर्मचारियों की जो है पुनर्निधि वेतनमान, हरीश रावत सरकार जब जाते जाते उन्होंने पुरानी पेंशन जो है के साथ साथ हमारा जो ये पुनर्निधि वेतनमान था वो समाप्त किया।
उसके लिए हम लोग लड़ते आ रहे हैं 2017 से। 2009 के बाद जितने भी कर्मचारी शिक्षक नियुक्त हुए हैं उनको आर्थिक रूप से बहुत नुकसान हो रहा है। उसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी आज पुनः भारी मतों से, रिकॉर्ड मतों से विजयी हुए हैं, उनको हमने बधाई दी। और जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के 31 दिसंबर 2021 को मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और माननीय मुख्यमंत्री जी कहा ये हमारी जो मुख्य मांगे हैं कर्मचारी शिक्षकों में जो कि भटके हुए थे सब एकजुट हुए और इस सरकार को बनाने में हमारा बहुत बड़ा योगदान है और भारी मतों से हमारी सरकार जीती है। और निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जो प्रदेश में उनको लागू कर रहे हैं, उनकी जो योजनाएं हैं और हमारे कर्मचारी शिक्षकों की 100% मांगों को मुझे पूरा विश्वास है वो इसमें हमें हमारा साथ देंगे। देहरादून के हमारी जो निर्विरोध कार्यकारिणी बनी है, हमने आज सभी साथियों को बधाई दी है। उन्होंने हमारे केसी शर्मा जो हमारे पूर्व अध्यक्ष भी थे इस संगठन के, और उनके कार्यों को देखते हुए आज निर्विरोध उनको जिलाध्यक्ष चुना गया। और भाई ललित जोशी जो पूर्व में हमारे जिला मंत्री थे उनको भी भारी मतों से निर्विरोध आज चुना गया। और पूरी कार्यकारिणी को निर्विरोध आज बनाई गई है। और इससे हमारी संगठन में एक तरह की हरिद्वार के जो मुद्दे हैं जनपद स्तर के जिला अधिकारी के माध्यम से हम लोग उसको सॉल्व करवाएंगे। जो प्रदेश स्तर की सामूहिक मांगे हैं उसमें ये लोग हमारे साथ कदम से कदम साथ देंगे। कर्मचारी शिक्षक संगठन पूरे प्रदेश के कर्मचारी। मसूरी हाथी पांव मार्ग पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि कार सवार युवती घायल हो गई। बताया जा रहा है कि युवक युवती दिल्ली के रहने वाले हैं और दिल्ली से मसूरी घूमने के लिए आए हुए थे। सूचना पाकर मसूरी पहुंची पुलिस और एसडीआरएफ ने फिलहाल संयुक्त रूप से कार्रवाई की। ऑपरेशन चलाया गया। टीम ने करीब 100 मीटर खाई से घायल युवती को निकाला और बताया जा रहा है कि युवक युवती दिल्ली के रहने वाले हैं। और उत्तराखंड में मौसम लगातार आंख मिचौली खेल रहा है। बढ़ते तापमान के साथ मैदानी क्षेत्रों में गर्मी की तपश बढ़ रही है। दिनों दिन उत्तराखंड में तापमान अपने नए रिकॉर्ड छू रहा है और इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ स्थानों और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं उष्ण लहर की स्थिति रहने की संभावना जताई है। वहीं मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया। वहीं तापमान की बात करें तो आज प्रदेश में अधिकतम तापमान 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहेगा। देश भर के साथ ही उत्तराखंड में भी जून के महीने में गर्मी अपना तेवर दिखा रही है और वहीं भीषण गर्मी और बढ़ते पारे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आज मौसम शुष्क रहने की संभावना जताई है। साथ ही राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों के कुछ स्थानों और मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं उष्ण लहर की स्थिति रहने की संभावना है। चलिए, इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।